जेठानी की शीशे की एसी और देवरानी की लकड़ी के पंखे वाली रसोई। क्यों चुप है? अब कोई जवाब नहीं है क्या तेरे पास? वैसे तो हमारे हर सवाल का जवाब होता है तेरे पास। अगर हम समय से ना आते तो जानती भी है क्या हो सकता था। हर जिद पूरी हो ये जरूरी नहीं है प्रणाली। आज तुम्हारी जिद के चलते कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हम लोग शायद फिर भी हादसे से बच जाते, लेकिन तुम तो रसोई में ही थी। आप लोग मुझ पर इस तरह क्यों भड़क रहे हैं? अगर मेरी आंख लग गई थी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें तेरा नहीं, तेरे इस एसी का कसूर है। तुझे समझाना और भैंस के सामने बीन बजाना दोनों एक समान है। आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ था प्रणाली से, जो आज उसके सभी घर वाले उस पर इस तरह चिल्ला रहे थे? प्रणाली किस हादसे का शिकार होने वाली थी और इस हादसे से एसी का क्या लेना देना था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रणाली, तुम सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम बंद करो। रील देखकर कुछ भी बोलने लगती हो। पहले तुम्हें एक मॉडिफाई किचन चाहिए था, सारी सेविंग्स खर्च करके तुम्हारे लिए मॉडिफाई किचन बनवा दिया, और अब तुम्हें किचन में एसी चाहिए, वो भी नॉर्मल एसी नहीं बल्कि शीशे का। शीशे का एसी कौन बनाता है, जरा बताना मुझे। मैंने रील देखी थी, उसके अंदर एक लेडी ने अपनी रसोई में शीशे के बना हुआ एसी लगाया था और उसने उस कंपनी को भी मेंशन किया था जो शीशे का एसी बनाती है। मैंने उससे कांटेक्ट किया है, वो हमारे लिए एसी बनवा सकते हैं। सिर्फ 1 लाख रुपए की तो बात है। प्रणाली की रसोई में शीशे का एसी लगवाने की जिद से रोहित काफी परेशान था। प्रणाली हर रोज रोहित को रसोई में शीशे का हिस्सा लगवाने के लिए कहती थी, वहीं रोहित हर दिन प्रणाली की बात को नकार देता था, जिससे परेशान होकर प्रणाली अब खाना पीना छोड़ देती है, जिससे उसकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है। अरे बेटा, बनवा दे इसके शीशे वाली एसी, वरना भूखी प्यासी मर जाएगी। क्या जवाब देंगे इसके घर वालों को? आप पैसे भी तो देखो, 10-20 हजार की बात होती तो मैं एडजस्ट भी कर लेता। कहां से लाऊं 1 लाख रुपए? शोभा ने जो बुरे वक्त के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे थे वो उसे रोहित को दे देती है। वहीं रोहित भी अपने अकाउंट से थोड़े पैसे निकालकर शीशे वाला एसी बनवा देता है, जिससे प्रणाली काफी ज्यादा खुश थी। समय गुजरता है और अब प्रणाली के देवर राघव की लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी होती है। लक्ष्मी थोड़े गरीब परिवार से थी, इसलिए प्रणाली उसे ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं करती थी। आज लक्ष्मी की पहली रसोई की रस्म थी। खाना बनाने के लिए लक्ष्मी जैसे ही अपनी जेठानी के शीशे वाले एसी की रसोई में जाने लगती है कि तभी प्रणाली उसे रोकती है। तुम मेरे शीशे वाले एसी की रसोई में जाकर खाना नहीं बनाओगी। ये रसोई सिर्फ मेरी है, यहाँ खाना मैं ही बनाऊंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है, अगर लक्ष्मी बहू इस रसोई में खाना नहीं बनाएगी तो कहाँ बनाएगी? अब उसे क्या मैं आंगन में चूल्हा बना कर दूं? मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन ये मेरी शीशे वाली एसी की रसोई में खाना नहीं बनाएगी। ये शीशे वाला एसी मैंने अपने लिए मंगवाया है, ना कि इसके लिए। इसकी ठंडी ठंडी हवा में खड़े होकर मैं ही खाना बनाऊंगी, ना कि ये। लेकिन प्रणाली माँ जी, अगर जेठानी जी नहीं चाहती हैं कि मैं उनके शीशे वाले एसी की रसोई में आकर खाना बनाऊं तो कोई बात नहीं। अगर इस घर में कोई छोटा कमरा या स्टोर रूम है तो मुझे बता दीजिए, मैं वहां खाना बना लूंगी। घर में एक छोटा सा स्टोर रूम बना था, जिसे लक्ष्मी अब अपनी रसोई बनाने के लिए स्टोर रूम की सफाई करने लगती है। सफाई करने के बाद लक्ष्मी ईंट और मिट्टी की मदद से चूल्हा बना लेती है। कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है रसोई में। अब तो अप्रैल भी लग गया है। बाप रे बाप, मैं तो यहाँ 10 मिनट से ज्यादा खड़े होकर खाना बना ही नहीं सकती। घुटन सी महसूस हो रही है इस गर्मी में तो। लक्ष्मी गर्मी से परेशान होकर अपने साथ शोभा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, लेकिन अभी हाथ बहुत टाइट चल रहा है। तू फिक्र मत कर, जल्द से जल्द तेरी रसोई में मैं एक कूलर लगवा दूंगी। स्टोर रूम में एक पुराना टेबल फैन होगा तो उसे देख ले, अगर चल रहा होगा तो सही है। थोड़ी तो गर्मी से राहत मिलेगी। अपनी सास के कहने पर शोभा स्टोर रूम के कोने से छोटा सा टेबल फैन निकालती है, जिसकी 2 पंखुड़ी बहुत बुरी तरह से टूटी होती हैं। 2 पंखुड़ी टूटी हुई हैं। अगर ये ठीक हो जाए तो ये टेबल फैन आराम से चलने लगेगा, लेकिन इसे ठीक कैसे करूं? लक्ष्मी थोड़ी देर इस बारे में सोचती है और उसे एक काफी अच्छा ख्याल आता है। आंगन से ही छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े लाकर लक्ष्मी चौड़ाई में उसे पतला पतला काट कर उससे टेबल फैन के अंदर लगा देती है, जिससे वो टेबल फैन चलने तो लगता है लेकिन उसके अंदर से ज्यादा तेज हवा नहीं निकलती। वहीं छोटी सी रसोई में उस लकड़ी के पंखे में खाना बनाना लक्ष्मी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता था। अगर ये लकड़ी का पंखा चला तो पूरा धुआं धुआं हो जाता है। रसोई का सारा धुआं अपनी तरफ खींचने लगता है। ये अगर बंद करो तो गर्मी से हाल बेहाल हो जाता है। बाहर कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन मेरे इस शीशे की पंखुड़ी की वजह से कोई रसोई कितनी ठंडी ठंडी हो रही है।
अब मैं आराम से खाना बना सकती हूँ। जहाँ एक तरफ गरीब देवरानी का लकड़ी के पंखे वाली रसोई में खाना बना बनाकर हाल बेहाल हो गया था, तो वहीं अमीर जेठानी गाना गुनगुनाते हुए आराम से अपने शीशे के बने एसी वाले रसोई में खाना बना रही थी। ये लकड़ी का पंखा कितना मर के चल रहा है, ऊपर से नमक मिर्च भी खत्म हो गई। एक काम करती हूँ, जेठानी जी की रसोई से ले आती हूँ। लक्ष्मी जैसे ही प्रणाली की रसोई में जाती है तो शीशे वाली पंखुड़ी से निकल रही ठंडी हवा के सामने खड़ी होकर पसीना सुखाने लगती है कि तभी वहां प्रणाली आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना कि मेरी रसोई में कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तुम आ गई। वो मैं बस कुछ मसाले लेने के लिए आई थी जेठानी जी, थोड़ी गर्मी लग रही थी इसलिए एसी ठंडी हवा के सामने खड़ी हो गई। शीशे वाला एसी मैंने अपने लिए बनवाया है, ना कि तुझ गरीब के लिए। जा अपनी उस लकड़ी वाले पंखे की रसोई में, जिसकी जितनी हैसियत होती है भगवान भी उसे उतना ही देता है, समझी? अब खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? इतनी बेइज्जती काफी है या और करूं? अपनी जेठानी की बात सुन लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने लकड़ी के पंखे वाले रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। अरे अब इस पंखे को क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो आराम से चल रहा था, अब चल क्यों नहीं रहा? इतनी मुश्किल से तो मैंने इस लकड़ी वाले पंखे की मरम्मत की थी और अभी चलना ही बंद हो गया। एक तरफ लक्ष्मी का लकड़ी वाला पंखा नहीं चल रहा था, तो वहीं गर्मी से परेशान होकर लक्ष्मी जैसे ही थोड़ी देर के लिए रसोई से बाहर निकलती है तो वापस आने पर देखती है कि उसका सारा तड़का जल गया है। हे भगवान, सारा का सारा तड़का जल गया, अब मैं क्या करूं? सबके खाने का भी वक्त हो रहा है। लक्ष्मी भले ही गर्मी में जैसे तैसे कर परेशान होकर उस अधमरे लकड़ी के पंखे के सामने खाना बना रही थी, लेकिन इतने सब कुछ के बावजूद भी लक्ष्मी सभी के लिए घर में भर पेट और काफी अच्छा खाना बनाती है। बहू, इतनी परेशानी में भी तुमने कितना सब कुछ बनाया है खाने में, और सब कुछ कितना स्वादिष्ट बना है। माँ जी, मैंने आपके लिए हलवा भी बनाया है, अब जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर मैं हलवा लेकर आती हूँ। तो 2 घंटे से रसोई में थी और तूने खाने में बस ये खिचड़ी बनाई है? मुझे तो लगा कि आज तू 3-4 तरह के पकवान बना रही होगी। अब आपकी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में ज्यादा तीखा चटपटा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने सादी खिचड़ी बनाई है आपके लिए। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपको खिचड़ी नहीं खानी तो मैं आपके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। सुबह मैंने थोड़े बहुत आलू उबाले थे, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। शीशे की एसी वाली रसोई में खड़े होकर प्रणाली आधे से ज्यादा समय ठंडी हवा खाने में और फोन चलाने में ही बिता देती और घर में सबके लिए कम और नॉर्मल ही खाना बनाती, जिसके चलते अब सभी को लक्ष्मी के हाथ का ही खाना पसंद आ रहा था। लक्ष्मी को धीरे धीरे अपने उस लकड़ी के पंखे वाले रसोई की आदत होने लगी थी और अब वो चिलचिलाती गर्मी में भी जैसे तैसे करके खाना बना लिया करती थी। लेकिन अब वहीं प्रणाली की जिंदगी में अपने शीशे वाले एसी की वजह से परेशानी होनी शुरू हो गई थी। अरे यार, 2 महीने में तीसरी बार इस एसी की क्लीनिंग करवानी पड़ रही है। सच में इस शीशे वाले एसी ने तो नाक में दम करके रख दिया है। भैया जरा जल्दी क्लीनिंग करिए ना, जल्दी, बार बार गंदा हो जाता है ये। हे भगवान, इतना ज्यादा बिल! भैया कहीं आपने कोई घपला तो नहीं किया है? मैडम जी, हम कोई गफला करने वाली नहीं है, बल्कि बिजली का बिल देने वाले हैं, समझी? बार बार अपने शीशे वाले एसी की क्लीनिंग आ रहे महंगी बिजली के बिल से प्रणाली काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। हर रोज की तरह प्रणाली अपने शीशे वाले एसी की रसोई में खाना बना रही होती है, तभी अचानक प्रणाली को नींद आने लगती है और वो हॉल से एक कुर्सी लाकर किचन में रख देती है, जिस पर बैठ प्रणाली की आंख लग जाती है। प्रणाली गैस बंद करना भूल चुकी थी, जिसके चलते फ्राई पैन में सब्जी जलने लगती है और देखते ही देखते आग लग जाती है। किचन से आ रहे धुएं की वजह से सभी लोग भागते हुए किचन में जाते हैं। शोभा जल्दी से प्रणाली को उठाती है तो वहीं रोहित आग को बुझाता है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? लापरवाही की भी हद होती है, जानती भी है कितना बड़ा हादसा हो सकता था। मैं तो परेशान हो चुका हूं, आए दिन कोई ना कोई खर्चा निकल जाता है और अब ये हादसा। सभी लोग प्रणाली को काफी ज्यादा डांटते हैं। इस हादसे को हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि तभी आज प्रणाली का शीशे वाला एसी खराब हो जाता है, जिसे ठीक करवाने में कम से कम 20 से 30 हजार का खर्चा था। सच में बहुत हुआ, इसकी क्लीनिंग और सफाई में ही इतने पैसे लग गए मेरे, अब मैं इसे ठीक नहीं करवा सकती। प्रणाली अगले दिन उस शीशे वाले एसी को खुद ही हटा देती है और आराम से अपनी रसोई में खाना बनाती है। वहीं शोभा भी अब लक्ष्मी को प्रणाली के साथ ही एक ही रसोई में खाना बनाने के लिए भेज देती है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में छोटा सा कूलर रखकर उसकी ठंडी हवा में खाते हुए आराम से खाना बनाती है। पर आशा के दोनों बेटे अपनी बीवियों के साथ खड़े हैं, पर आशा बड़ी बहू निशा की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। चल बड़ी बहू, मैं तुझे तेरे कमरे तक ले चलती हूँ, तो बहुत थक गई होगी।
इतना बोल आशा सिर्फ अपनी बड़ी बहू को उसके कमरे तक ले जाती है, जिसके बाद काजल और विनोद मिलकर देवरानी आरती का गृह प्रवेश करवाते हैं। कुछ देर बाद जब विनोद अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी बेड पर लेटी है और वो उससे गुस्से से कहता है, आशा क्या था ये सब? तुमने सिर्फ अपनी बड़ी बहू का गृह प्रवेश करवाया और छोटी बहू का क्या? तुमने अपने मरे हुए गरीब दोस्त के साथ किए उस फिजूल के वादे के चक्कर में मेरे अमन की शादी उस गरीब आरती से करवा दी। अगर आज मेरे अमन की शादी अमीर लड़की से होती तो वो बहुत सारा दहेज लेकर आती, जैसे हमारी अमीर बहू निशा लेकर आई है। अब तुमने खुद मुसीबत पाली है तो खुद भुगतो। इतना बोलकर आशा सो जाती है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन किचन में निशा फ्रिज से अपना झूठा हलवा खाने के लिए कटोरी निकालती है तो पीछे से शांति आती है और कहती है, अरे बड़ी बहू, तू ये ठंडा और जूठा हलवा क्यों खा रही है? मैं तेरे लिए अभी ताजा हलवा बनवाती हूँ। मेरी गरीब बहू अपनी जेठानी के लिए फटाफट से जरा गरम हलवा बना दे। जी माँ जी। अब जल्दी से आरती हलवा बनाती है और किचन में लगे टेबल पर ही अपनी जेठानी और सास को गरम गरम हलवा देती है और अपने लिए भी निकाल कर बैठती है तो सास कहती है, आरती, ये ताजा हलवा सिर्फ मेरी अमीर बहू खाएगी। तू उसका ये जूठा हलवा खाना जो फ्रिज में रखा था, समझी? और जो मेरी बहू के कटोरी से बच जाए वो भी खा लेना। अब खाना तू फेंकेगी थोड़े ना, और अब से तू इस घर में जब तक है जूठा ही खाएगी। ताजा खाना बस मेरी अमीर बहू के लिए बनेगा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? बहू, ये गरीब लोग जूठा खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरती का दिल उदास हो जाता है, पर फिर भी वो खुशी खुशी अपनी जेठानी के प्लेट का झूठा हलवा खाती है। कुछ दिन बीतते हैं और आज आरती ने सबके लिए काफी अच्छा खाना बनाया था। जहां निशा सास के कहने पर सबके साथ बैठकर ताजा खाना खाती है, वहीं आरती खड़ी रहती है और सबके खाने के बाद जब आरती खाना खाने के लिए बैठती है तो आशा सभी के प्लेट का बचा हुआ खाना एक प्लेट में निकाल कर आरती को खाने को देती है। बहू, इतना सारा खाना फेंकेगा और तूने अब तक खाना नहीं खाया, इसलिए तू हम सबका छोड़ा हुआ जूठा खा ले। पर माँ जी, रसोई में इतना खाना बचा है कि मैं पेट भर के खा सकूं। बहू, जो साफ खाना है उसे हम रात को खा लेंगे। अब इतना खाना फेंकेगी क्या? वैसे तो तुम गरीब लोग अन्न को पूजते हो और अब तू खाने को फेंकने पर मजबूर कर रही है। आरती अपनी सास के सामने कुछ नहीं कह पाती और सभी के खाने के बाद सबसे लास्ट में सभी का छोड़ा हुआ झूठा खाना खाती है। इसी तरह और कुछ दिन बीत जाते हैं। कितना सारा खाना बनाना है। सब्जी देखने में तो अच्छी लग रही है, एक बार चम्मच से चख कर देख लेती हूँ, नमक मसाला सही है या नहीं। इतना बोलकर निशा एक चम्मच सब्जी निकालकर टेस्ट करती है और वहीं दोबारा चम्मच सब्जी में मिलाने लगती है कि तभी वहां आरती आ जाती है और अपनी जेठानी का हाथ रोकते हुए कहती है, जेठानी जी, ये आप क्या करने जा रही थी? आप झूठी चम्मच सब्जी में मिला रही थी, ऐसे तो पूरा खाना झूठा हो जाता। माफ करना, मुझे याद नहीं रहा। इस तरह निशा बात घुमाकर खुद को बचा लेती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाना खाता है। 2 दिन बाद एक बार फिर जब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खाना बना रही होती हैं, तो निशा गैस पर चढ़े बर्तन में से ही अपने लिए खाना निकालने लगती है। दीदी, अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया और अगर आप पहले ही खाना निकाल कर खा लोगी और फिर इस जूठे हाथ से खाना बनाओगी तो पूरा खाना जूठा हो जाएगा और अगर माँ जी को पता चला तो वो नाराज भी होंगी। आरती, तुम माँ जी से कितना डरती हो। अच्छा चलो, तुम कह रही हो तो नहीं खाती, पर थोड़ा जल्दी करो, बहुत भूख लग रही है। हाँ, बस 10 मिनट और, बस खाना बनने वाला है। एक बार फिर अकेली आरती रसोई में खड़ी होकर सभी के लिए खाना बनाती है और इस बार जब सभी एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो आरती बहू, तुम भी हमारे साथ कभी कभी बैठ जाया करो। सबके खाने के बाद सबसे लास्ट में खाती हो। अरे क्यों अपनी लाडली बहू को सर पर चढ़ा रहे हैं? अगर उसे नहीं पसंद हमारे साथ खाना तो छोड़ दीजिए ना। मेरी निशा बहू को देखो, हमेशा सबके साथ बैठ कर खाती है। माँ, अगर भाभी नहीं खाती हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भाभी को अपने साथ खाने का मौका दें। नहीं, मैं ठीक हूँ और वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं लगी। शुरू से ही मुझे लास्ट में खाने की आदत है। आरती झूठ बोल देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और लास्ट में आशा अपनी थाल और निशा की थाली का बचा हुआ खाना आरती की थाल में डालकर उसे खाने को देती है। पूरी एक रोटी है और निशा बहू ने चावल को हाथ भी नहीं लगाया, तो देखा जाए तो आज मैं तुझे कोई जूठा खाना नहीं दे रही खाने के लिए, इसीलिए बिना मुंह बनाए बैठ जा, वरना ये भी खाने को नहीं मिलेगा। आरती बिना किसी से शिकायत करे चुपचाप आशा की नाराजगी झेल रही होती है और आए दिन किसी न किसी बहाने आशा अपनी गरीब बहू को इसी तरह झूठा खाना खाने को देती है और अपनी अमीर बहू को ताजा खाना। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, हाँ जी, आज घर में हम तीनों सास बहू के अलावा और कोई नहीं है। आज क्यों ना खाना बनाने से अच्छा है कि हम बाहर से कुछ मंगवा लें।
हाँ माँ जी, आज मेरा भी बहुत दिल कर रहा है नान खाने का। मेरी गरीब बहू की जुबान बड़ी चटोरी होती जा रही है। चुपचाप से जो खाने को मिल रहा है वो खा, वरना जो जूठन खाने को मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। और मेरी प्यारी अमीर बहू, अगर तेरा नान खाने का मन है तो मैं अभी तेरे लिए ताजी ताजी नान पनीर की सब्जी मंगवा देती हूँ। कुछ देर बाद गरम नान और पनीर की सब्जी आती है, जिसे आरती डाइनिंग टेबल पर रखती है और खाने बैठती है। ये तो ताजा खाना आया है, इसको हाथ मत लगा देना। कल वाला खाना बचा, पहले उसे खाकर खत्म कर। तेरे मायके में भी तुझे इतना पेट भर खाना कभी नहीं मिला होगा खाने को, जितना यहाँ मिल जाता है। अब इंतजार कर, जब तक तेरी अमीर जेठानी ताजे नान और पनीर की सब्जी नहीं खा लेती, बच जाएगा तो मैं तुझे बुला लूंगी। आशा की ये बात सुनकर आरती रोती हुई रसोई में जाती है और कुछ कल का बचा हुआ बासी खाना खाती है, और बाद में आशा उसे आधा नान और पनीर की ग्रेवी देती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन आरती की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो रोते हुए अपने ससुर से कहती है, पापा जी, मैं अपने पिता को पहले ही खो चुकी हूँ। अब बस माँ और बहन बची है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाने दीजिए। हाँ बहू, क्यों नहीं। जब तक तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तुम अपने मायके में ही रहना। मैं अभी अमन को कह देता हूँ कि वो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देगा। अच्छी बात है, कुछ दिनों तक मुझे इस गरीब का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। विनोद अपने बेटे को कहकर अपनी गरीब बहू को उसके मायके छुड़वा देता है। आरती के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अमीर जेठानी निशा के ऊपर आ जाती है। हे भगवान, मेरी इस गरीब देवरानी को भी अभी मायके जाना था। अब 3 वक्त का खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। एक काम करती हूँ, आज ज्यादा क्वांटिटी में खाना बना लेती हूँ, शाम तक यही चलता रहेगा। कम से कम वो गरीब थी तो मुझे आराम तो मिलता था, रसोई में बैठकर मैं फोन तो चला पाती थी। मुंह बनाकर निशा ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाकर रख देती है और दोपहर को वही खाना गर्म करके अपने परिवार वालों को खाने को देती है, जो सभी घर वाले आधा अधूरा खाकर छोड़ देते हैं। हे भगवान, आज इतना खाना बर्बाद हो गया। वो गरीब आरती रहती तो उसे ही खिला देती। बहू, इस खाने को तुम फेंक देना। मैं क्या पागल हूँ जो इस खाने को फेंकूंगी? इसी को मैं ताजे खाने में मिलाकर इनको वापस खाने को दे दूंगी। बार बार मुझे खाना नहीं बनाना होगा। इतना बोलकर निशा वो सारा खाना ले जाकर साफ खाने में मिला देती है और शाम को वही खाना सभी को फिर से खाने के लिए दे देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन खाना बनाते हुए, कितनी भूख लग रही है, भूख तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। काम करती हूँ, अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल लेती हूँ। निशा से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल कर खाने लगती है और झूठे हाथों से खाना बनाती है। और जब उससे खाना नहीं खाया जाता तो बचा हुआ खाना फिर वो ताजा खाने में मिला देती है और खुद से कहती है, अब मैं अपना बचा हुआ खाना फेंकूंगी थोड़ी ना, यहाँ किसी को क्या ही पता चल रहा है। इस तरह निशा अपना झूठा खाना ताजे खाने में मिला देती है और ये सब गेट पर खड़ी काजल देख लेती है और अपनी भाभी का वीडियो बना लेती है, क्योंकि निशा की पीठ दरवाजे की तरफ थी जो उसे काजल नहीं दिखाई दी। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो निशा खाना लगाकर कमरे में चली जाती है और काजल सबको वीडियो दिखाती है और सब हैरान रह जाते हैं। देख लो माँ, जिस तरह तुम छोटी भाभी को हम सबका झूठा खिलाती थी, उसी तरह तुम्हारी प्यारी अमीर बहू जो दहेज लेकर आई थी वो हम सबको अपना झूठा खिला रही है। इसे कहते हैं आशा करम। अगर अभी भी तुम्हारे अंदर शर्म हो तो सुधर जाओ, भगवान सब देखता है। अपनी बेटी और पति की बातें सुनकर आशा की बोलती बंद हो जाती है और अब सब खाना छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर में, 1 हफ्ते बाद, आरती अपने मायके से ससुराल आती है और वो देखती है कि उसके पति की प्लेट में खाना बचा है। अब बिना कुछ बोले खुद वो खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तभी वहां आशा, विनोद और निशा आते हैं। आरती बहू, तुम्हें ये खाना खाने की जरूरत नहीं है। आज निशा बहू ने भी खाना नहीं खाया है तो ये खाना वो खाएगी। आजा निशा बहू। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? हमेशा इस घर में सबसे आखिरी में आरती खाना खाती है, वो भी सबका झूठा। हाँ बहू, पर आज तू खाएगी। आज मुझे बहुत शर्म आ रही है तुझे बहू कहते हुए। मैंने अपनी जिस गरीब बहू को हमेशा जूठन खिलाया उसने हमें ताजा खाना खिलाया, और जिसे मैंने ताजा खाना खिलाया वो हमें इतने दिनों से जूठा खिलाती आ रही थी। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे, पर अब से तू कभी जूठा नहीं खाएगी। तू भी हम सब की तरह हमारे साथ खाना खाएगी, और वो भी ताजा। और बड़ी बहू तुम, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो अपने मायके में जाकर बैठना, क्योंकि वहां किसी को तुम्हारा झूठा खाना खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह आशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और निशा की चोरी पकड़ी जाती है।